उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हल्के से अपना सर झुकाकर वापस उठा लिया। देखा, यह देखकर ताहिरी उन्हें गुस्से से घूरने लगी और एक को तो उसने गुस्से से एक मुक्का मार भी दिया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही वो जरा सा भी हिला की। ताहिरी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ताहिरी ने एक गहरी सांस ली और खुद ही जाकर केबिन के डोर पर नॉक किया। कुछ सेकंड्स बाद डोर अपने आप खुल गया। ताहिरी ने पहले अपना सर अंदर डालकर चेयर पर देखा जहां युवराज खड़ा था और उसके साइड में वही मैनेजर था जो नीचे महिका के पीछे पीछे चल रहा था। महिका ने उस पर चिल्लाते हुए गुस्से कहा, क्या ये काम करते हो तुम? वहां की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है ना? तो तुम्हारे रहते काम के वक्त वो लोग बातें कैसे कर रहे थे? क्या ये भी अब मैं जाकर देखूं? वो मैनेजर तो आज थर थर कांप रहा था। वो पहली बार ऐसे महिका के सामने खड़ा था और पहली बार ही क्रिश्चियन नहीं बासिंग है प्रेसिडेंट के केबिन आया था। नहीं तो वो हमेशा जब भी महिका वहां जाती वो महिका के पीछे पीछे चलता रहता। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो उनके केबिन में डांट सुनने आएगा। वो तो सपने देखता रहता था कि एक दिन वो इतना बड़ा काम करेगा कि एस खुद उसे शाबाशी देने के लिए अपने केबिन में बुलाएगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। उसकी तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। वो तो बस अपना सर झुकाकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी जॉब गई अब। महिका ने जैसे ही ताहिरी के अंदर झांकते हुए सिर को देखा, उसने युवराज को इशारा किया। युवराज ने अपना सर हिलाकर उस मैनेजर को वहां से भेज दिया और उसे सबको समझाने के लिए कह दिया, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। यह देखकर तो उस मैनेजर को खुशी से ज्यादा हैरानी हुई। उसे तो लगा था कि उसे कंपनी से निकाल देंगे, लेकिन महिका के ऐसा नहीं किया। उसे सच में आज अपनी प्रेसिडेंट काफी दयालु लग रही थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर महिका की गुस्से भरी निगाहों से जा मिली। ये देखकर वो जल्दी से वहां से चला गया। वही महिका को इतने गुस्से में देख ताहिरी तो वापस केबिन से अपना सिर बाहर निकालकर वापस लिफ्ट की तरफ भाग रही थी, लेकिन वो लिफ्ट अब चल ही नहीं रही थी। शायद जानबूझकर बंद करवा दी गई थी। ताहिरी सीढ़ियों की तरफ भागती कि महिका के केबिन के बाहर मौजूद एक गार्ड वहां आते हुए ताहिरी से बोला, मैम बॉस आपको याद कर रही है। यह सुनकर ताहिरी ने उसे देखते हुए हैरानी से कहा, याद कर रही है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे यमराज किसी की आत्मा को ले जाने से पहले याद करता है? तुम मुझे यह भी तो कह सकते हो कि वो मुझे बुला रही है। किस्ब सी कुस्बा। इतना कहते कहते वो जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गार्ड सीढ़ियों के सामने खड़ा हो गया था जो उसे आगे जाने नहीं दे रहा था। जब ताहिरी नहीं जा पाई तो उसने उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, देख लूंगी। फिर वो ना चाहते हुए भी महिका के केबिन के अंदर चली गई। ताहिरी ने युवराज को रुआसी होकर देखा तो युवराज ने उसे दया की नजरों से देखा। महिका ने एक फाइल चेक करते हुए कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो जरा बताओगी। अब तक तुम कहां थी? तुम्हें जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? ताहिरी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं वो प्रोजेक्ट कैसे करती? मैं हर वक्त हॉस्पिटल में ही थी ना, मेरे पास टाइम कहां था? यह सुनकर युवराज ने उसे आंखें बड़ी करते हुए देखा। तभी महिका ने उसे देखते हुए अपना लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। ताहिरी ने उसमें देखा जहां एक क्लिप चल रही थी जिसमें वो एक जगह पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए नजर आ रही थी। यह देखकर ताहिरी का गला सूख गया। महिका ने उसे अपनी आंखों से घूरते हुए कहा, घोड़ों की रेस देखने में तुम्हें काफी मजा आ रहा था क्यों? यह देखकर ताहिरी ने महिका को देखा जिसे देखकर साफ लग रहा था अगर उसने कोई अच्छा बहाना नहीं बनाया तो वो अभी कच्चा खा ली जाएगी। ताहिरी ने हकलाते हुए कहा, ये तो मैं तो बस अपना थोड़ा स्ट्रेस दूर करने गई थी। तुम्हें पता है ना, मैं मेहनत कर रही थी काफी दिनों से हॉस्पिटल में, और मैं अपना सारा काम खत्म करके ही गई ताकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। महिका ने उसे अब गुस्से से देखना शुरू कर दिया था। ताहिरी ने जल्दी से कहा, लेकिन बीच में मुझे वापस हॉस्पिटल से फोन आ गया था
तो मैं बिना सोचे समझे सीधा हॉस्पिटल भागी और एक पेशेंट को बचाया। पता है तुम्हें उसे बचाना कितना मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे बचाया और मैंने ये कर दिखाया। और अपने फर्ज के आगे ये भी नहीं सोचा कि मैंने कितने पैसे लगाए उस रेस में, और तब से मैं बिके ये कैट है भी आगे की लाइन उसके मन में ही रह गई, फ्री ही नहीं हुई, क्योंकि महिका उसे बुरी तरह से घूरने लगी थी। महिका ने एक गहरी सांस ली ताकि खुद को शांत कर सके। वो उठकर बड़े से ग्लास के पास गई और नीचे न्यूयॉर्क शहर को देखने लगी, जो काफी खूबसूरत था, जिसकी खूबसूरती तो असल में रात में नजर आती थी। महिका ने अपनी सिगरेट निकाली और उसके कस लेने गई, और उसका गुस्सा उस सिगरेट ने खत्म कर दिया। उसने बिना ताहिरी की तरफ देखे कहा, जाओ आज रेस्ट कर लो, कल से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देना। यह सुनकर ताहिरी ने एक गहरी सांस ली। फिर वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगी, जो पहले हमेशा गुस्से में या काफी कठोर नजर आता था। वो अब शांत नजर आता था। पहले की कोई आग नहीं थी। अब महिका की आंखों में एकदम शांत आंखें थीं, और शांत आंखों की वजह से वो अब और ज्यादा खूबसूरत नजर आती थी। महिका सिंह अब गोतू था एकदम शांत थी। ऐसा नहीं था कि गुस्सा नहीं आता था, गुस्सा वो आज भी उतना ही करती थी। वही गुस्सा, वही सख्त आंखें, जिसे देखकर हर कोई कांपने पर मजबूर हो जाता था। अब बस वो गुस्सा बाहर निकाल देती थी और वही खत्म कर देती थी, पहले की तरह अपने अंदर नहीं रखती थी। महिका का चेहरा देखकर ताहिरी मुस्कुराने लगी। उसने महिका को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम्हारे अंदर अब कोई बोझ नहीं है। वही तुम्हारे अंदर पहले की तरह कोई गुस्सा या फिर कोई नफरत नहीं है जो तुम्हें अंदर ही अंदर मारता था। तुम अब शांत हो। वो डिसीजन एकदम सही था। देखिए तुम्हें कबूल सुन रहा है। इतना कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थीं, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट बराबर थी। युवराज ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो ताहिरी अपनी नम आंखें पोंछकर मुस्कुराते हुए महिका के पीछे भागी और उसके कंधे पर लटकते हुए बोली, चल साथ में लंच करते हैं। कितने दिन हो गए साथ खाना खाए हुए। महिका ने बस अपना हां में सर हिला दिया। युवराज दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। ताहिरी के साथ लंच करने के बाद महिका कंपनी से निकल गई और उसके साथ ही उसके कई बॉडीगार्ड्स, जिनकी यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की थी और सबके कॉलर पर एस का लोगो था। उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा रखे थे। वो काफी शान से वहां से निकली थी। वैभव और युवराज महिका के साथ ही निकले थे। वो किसी मीटिंग के लिए जा रही थी। रात का वक्त, न्यूयॉर्क, व्हाइट कलर के एक बड़े खूबसूरत से बंगलों पर डिनर के टाइम हो रहा था। उसी बंगलों में सुमन काकी एक रूम के बाहर मौजूद थी और अंदर आवाज लगाते हुए बोल रही थी, वासु बाबा बहुत हो गया, अब बाहर आ जाइए, डिनर करना है। अंदर से वासु की आवाज आई, काकी मैं आराम से बाद में खा लूंगा, पहले मुझे इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने दीजिए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। सुमन काकी दरवाजे को घूरने लगी। तभी उनके पास एक सर्वेंट भागते हुए आई और सुमन काकी से बोली, मैम बॉस डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुकी है। यह सुनकर सुमन काकी ने अपना सर हिला दिया। फिर एक डेविल स्माइल करते हुए वासु के रूम के दरवाजे को देखते हुए बोली, वासु बाबा ठीक है, मत आइए, प्रिंसेस आ चुकी है, मैं उनसे कह दूंगी कि आप बहुत बिजी हैं। इतना कहकर वो बेफिक्र होकर वहां से चली गई। सुमन काकी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई और जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची, उन्हें एक चेयर पर वासु बैठा हुआ दिखाई दिया, जो जोर जोर से हाँफ रहा था और अपने हाथों से ग्लव्स निकाल रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो कैसे भागते भागते वहां पहुंचा होगा। यह देखकर वो हंस दी। फिर उन्होंने सामने चेयर पर बैठी महिका को देखा, जो शांति से वहां बैठी थी, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। फिर उन्होंने बाकी चेयर्स पर देखा, जहां युवराज, वैभव, ताहिरी और एरिना भी थे, और उनके साथ ही साथ एक लड़का भी वहां था जिसका नाम शलीन था, जो खुद उनका और मुकेश कुमार का बेटा था। शलीन अपने पिता की तरह ही एक लॉयर था, जो अपने पिता की तरह ही महिका को बहुत मानता था। वो महिका को दीदी कहकर पुकारता था। फिलहाल सभी चुप थे, क्योंकि महिका के सामने आखिर बोल ही कौन सकता था।
और खाना खाते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी ताहिरी और वासु एक दूसरे को इशारे किए जा रहे थे। वही एरिना अपने सामने बैठे युवराज को देखे जा रही थी, जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। फिर उसकी नजर अपने एक हाथ की मिडिल उंगली पर पड़ी, जहां उसकी और युवराज की मैरिज रिंग थी। एरिना ने गहरी सांस ली। सुमन काकी ने शलीन से कहा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं और रंजित सर कहाँ रह गए? ये सुनकर शलीन ने कहा, माँ, पापा और अंकल अभी बस आ ही रहे हैं। ये सुनकर सुमन काकी ने बाकी सर्वेंट्स को खाना परोसने का इशारा किया और खुद जाकर महिका को खाना सर्व किया। महिका चुपचाप अपना खाना खाने लगी। कुछ देर में वहां मुकेश और रंजित भी आ गए, जो चुपचाप जाकर ही बैठ गए थे और अपना अपना खाना खाने लगे थे। सब चुप थे, लेकिन वासु और ताहिरी के इशारे कतई खत्म नहीं हो रहे थे। कुछ देर बाद महिका का खाना हो गया था तो वो वहां से जाने लगी। एरिना ने जल्दी से अपने हाथ साफ करते हुए कहा, बॉस, आपकी दवाई। ये सुनकर सबके हाथ खाते खाते रुक गए और सब महिका को देखने लगे, जो एरिना की बात सुनकर रुक गई थी। एरिना ने एक सर्वेंट को इशारा किया। कुछ देर बाद एरिना ने एक दवाई महिका की तरफ बढ़ाई। महिका उसे हाथ में लेकर उसे हमेशा की तरह घूरने लगी। ये रोज था। हर दिन इसी टाइम पर एरिना उसे ये दवाई जरूर देती थी, जिसे कुछ पल घूरने के बाद महिका चुपचाप खा लेती थी। लेकिन तभी महिका ने एरिना को देखते हुए कहा, तुम ये काफी वक्त से मुझे दे रही हो, लेकिन क्यों दे रही हो? मुझे आज तक ये नहीं बताया। जी सिकिस। इतना कहकर वो एरिना को घूरने लगी, जैसे अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हो। वही महिका की बात सुनकर सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मुकेश ने रंजित को देखा, जिनके चेहरे पर पसीने तक आ गए थे। एरिना ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, ये नॉर्मल है। आपको एक बार बताया था ना, ये आपको शांत करने में मदद करती है, आपके स्ट्रेस को दूर रखती है और शांति से आराम से सोने में मदद करती है। महिका ने एरिना को घूरते हुए उस दवाई को खा लिया। ये देखकर सबने एक गहरी सांस ली। तभी महिका के आगे की बात सुनकर सब एरिना को परेशानी से देखने लगे। महिका ने एरिना को घूरते हुए ही कहा, अगर कभी इसके अलावा मुझे कुछ पता चला तो तुम्हारा क्या होगा, ये शायद तुम अच्छे से जानती हो। इतना कहकर उसने एरिना की आंखों में देखा, जिससे एरिना के रोंगटे खड़े हो गए। फिर महिका वहां से चली गई। महिका के जाते ही एरिना अपने सीने पर हाथ रख के खुलकर सांस लेने गई। रंजित ने कहा, फिक्र मत करो एरिना, उसे कभी पता नहीं चलेगा। आओ अपना खाना खाओ। एरिना अपना सर हिलाकर वापस जाकर चुपचाप अपना डिनर करने लगी। वहीं युवराज एरिना को देख रहा था, लेकिन जैसे ही एरिना ने उसे देखा, युवराज ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। उसकी नजर टेबल के नीचे अपने हाथ की मिडिल उंगली पर अपनी मैरिड रिंग पर पड़ी। उसने जल्दी से अपना सर झटक दिया और अपना डिनर करने लगा। उन दोनों का यह बर्ताव सब लोग साफ देख सकते थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। शायद सबको आदत पड़ गई थी। वहीं न्यूयॉर्क से बहुत दूर इंडिया, मनाली में, जहां इस वक्त सुबह हो रही थी, कल्याणी निवास में। पहले की तरह ही कल्याणी निवास बहुत खूबसूरत था। उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। अंदर मालिनी जी और कल्याणी जी लिविंग रूम में बैठी थीं और यश जी ऑफिस गए हुए थे। रोहन अपनी प्रैक्टिस में ही बिजी रहता था। अब वो कभी कभार ही घर वापस आता था और संजू अपने कॉलेज गई हुई थी। उसके कॉलेज का आज आखिरी दिन था, इसलिए वो अपनी दोस्तों के साथ आज पूरे दिन घूमने की प्लानिंग टम्बाए। वही मालिनी जी शांति से चुपचाप बैठकर फल काट रही थी और कल्याणी जी अपनी दूसरी छोटी बहू से फोन पर बात कर रही थी, जो कुछ ही दिनों में वहां आने वाले थे। उनसे बात करने के बाद कल्याणी जी ने मालिनी जी को देखा, जो एकदम शांत होकर अपना काम कर रही थी। कल्याणी जी ने कहा, मालिनी, कोई भी काम ऐसे मुंह लटकाकर नहीं करना चाहिए, काम पर बुरा असर पड़ता है। कल्याणी जी की बात सुनकर मालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मां, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा मुंह लटका हुआ है? कल्याणी जी ने मालिनी जी की मुस्कान को देखते हुए कहा, तेरी ये झूठी मुस्कान को देखकर। यह सुनकर मालिनी जी की वो झूठी मुस्कान भी गायब हो गई। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। कल्याणी जी ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए नम आंखों के साथ कहा, मालिनी, कब तक ऐसे रहोगी? यह सुनकर मालिनी जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसी झूठी मुस्कान के साथ कल्याणी जी को देखते हुए नम आंखों के साथ कहा, जब तक मेरा बेटा मेरे पास वापस नहीं आ जाता। कल्याणी जी ने कहा, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, समझो। मालिनी जी की आंखों से आंसू निकलने लगे।
उन्होंने कल्याणी जी को देखते हुए कहा, मां, क्या एक बार अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकता? चेहरा तो छोड़ो, एक बार अपनी आवाज ही सुना दे। यह सुनकर कल्याणी जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे।